ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश त्रिपाठी सागर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत का संविधान जो कि हमें एक नागरिक के रूप में जो लोकतंत्र के जितने भी अधिकार होते हैं वह हमें देता है और इसके लिए भाग 3 को स्पेशल रूप से भारतीय संविधान में लिखा गया है ताकि हर एक नागरिक के जो भी उसके मूल अधिकार हैं वह सुरक्षित किया जा सके, उस पर कोई भी रोक टोक ना हो सके। तो अगर हम अनुच्छेद 19 को देखते हैं भारत के संविधान को के, तो उसमें स्थिति यह है कि उसमें हर एक नागरिक को, जो हमारे भारत देश के नागरिक हैं, उनको वाक और अभिव्यक्ति, स्पीच और एक्सप्रेशन का एक राइट मिला हुआ है। उसके अंतर्गत हर एक नागरिक को यह अधिकार है कि वह अपनी भावनाओं को या अपनी बातों को एक रीजनेबल तरीके से एक उचित प्लेटफॉर्म पर प्रस्तुत कर सकता है। लेकिन कभी कभी स्थिति ऐसी होती है कि आपके जो राइट हैं, जो संवैधानिक अधिकार हैं, उससे आप हटकर या फिर उसकी जो सीमाएं हैं उससे आप अलग हटकर बातें करने लगते हो। तो उस स्थिति में होता क्या है कि जो आपका संवैधानिक राइट है वह इलीगल घोषित हो जाता है और फिर उसके बाद पुलिस को यह राइट हो जाता है, पुलिस को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह आपके इस अधिकार का, जो कि आपने अपने अधिकारों का उल्लंघन किया है, इस उल्लंघन के लिए आपको दंडित कर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह इसी संदर्भ में है कि पुलिस कब आपके प्रदर्शनों और जुलूसों पर लाठीचार्ज कर सकती है, या उसे साधारण भाषा में अगर हम कहते हैं तो आप लोग जानते हैं कि दंगा बलवा, ये शब्द जो है वो अधिकतर आपके सामने आते रहते हैं। तो दंगा बलवा और ये सब चीजें जो हैं वह आपके जो संवैधानिक अधिकार हैं तो उसके विपक्ष की बातें हैं। जैसे कि अगर संविधान हमें कहता है कि हमें शांतिपूर्ण धरना देने का राइट है और अगर उसमें हिंसा का तत्व आ जाता है तो वह आपके बलवा में परिवर्तित हो जाता है। वह हिंसा का तत्व ही पुलिस को यह अधिकार दे देता है कि फिर आपके इन जुलूसों और प्रदर्शनों को वह छिन्न भिन्न कर सके। तो आज के क्लास के माध्यम से कुछ सेक्शंस या जो कि विभिन्न अधिनियमों में दिए गए हैं उसको भी हम देखेंगे कि कहां पुलिस को ऐसा राइट मिलता है, या आपके धरना और प्रदर्शन का जो संवैधानिक अधिकार है वह किसके तहत, कि कुछ ना कुछ तो आपको अनुमति लेनी पड़ती होगी, तो वह अनुमति आपको कहाँ मिलती है, या जो भी इसके संदर्भ में जो भी चीजें हैं वह आपको यहाँ पर विस्तार से आज के क्लास के माध्यम से हम पढ़ाते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो यह आपका टॉपिक है कि प्रदर्शन और जुलूस पर पुलिस लाठीचार्ज कब और क्यों कर सकती है। देखिए, जैसा कि पहले कहा कि अनुच्छेद 19, तो अनुच्छेद 19 को अगर हम देखते हैं तो अनुच्छेद 19 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि भारत के सभी नागरिकों को वाक और अभिव्यक्ति, स्पीच और एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता यहां पर दी गई है। इसके अंतर्गत हर एक नागरिक अपनी बातों को चाहे वह किसी माध्यम से प्रयोग में ला सकता है। माध्यम आपका कुछ भी हो सकता है, सोशल मीडिया हो सकता है, आम जनता का जमाव हो सकता है, वहां आप अपनी बातों को मंच के माध्यम से रख सकते हो या जुलूस के माध्यम से आप उनकी बातों को रख सकते हो। तो यह जो हमें अधिकार मिला है वह हमारा संविधान इसे गारंटी प्रदान करता है कि आप इन अधिकारों का प्रयोग कर सकते हो। तो यह जो 19 का ख आप देखेंगे तो इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन, यानी कि जो भी आप जमाव करना चाहते हैं, जिसके माध्यम से, उस जमाव के माध्यम से जो आप वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार प्रयोग में लाना चाहते हैं वह कैसा होना चाहिए, तो वह शांतिपूर्ण होना चाहिए और साथ में निरायुध यानी कि बिना
उसमें आयुध का प्रयोग, यानी कि वह जो आपका जो आंदोलन होना चाहिए उसमें हिंसा का दूर दूर से कोई संबंध नहीं होना चाहिए, या कोई ऐसा साधन या ऐसा कोई हथियार प्रयोग में नहीं लाना चाहिए जिससे हिंसा होने की संभावना है। लेकिन आप यह बात अच्छी तरह जानते हैं कि भारत का संविधान जो जितने भी आपके मूल अधिकार हैं उसके वह आपका बिल्कुल ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि आपको स्वतंत्र नागरिक से स्वच्छंद नागरिक बना दे, क्योंकि मनुष्य की एक आदत होती है कि जब उसे कोई अधिकार मिलता है तो वह उसका दुरुपयोग भी करना शुरू कर देता है। तो इसी वजह से अनुच्छेद 19 का जो तीसरा इसका सब सेक्शन है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि आपके इस धरना और प्रदर्शन जो भी आप करते हैं उस पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। वह प्रतिबंध किस आधार पर होगा? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भारत की प्रभुता और अखंडता के आधार पर और लोक व्यवस्था के आधार पर यह आपका प्रतिबंध लागू किया जा सकता है। ठीक, अगर कहीं इस प्रकार की व्यवस्था बनती है जहां पुलिस को लगता है या शासन को लगता है कि आपका जो धरना प्रदर्शन है या आपका जो जुलूस है वह लोक व्यवस्था और भारत की एकता और अखंडता के लिए घातक है, तो वहां आपको रोका जा सकता है। जैसे कि भारत की एकता और अखंडता की अगर यहाँ पर चर्चा करते हैं तो हाल ही में आपने जेएनयू का जो कांड हुआ था उसमें आपने देखा कि एक आंदोलन उठा था जिसमें कुछ नारा भी हुआ था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और तमाम तरह की बात। तो यह जो भारत की एकता और अखंडता को खंडित करने वाले जो भी नारा थे या जो भी जमाव वहां पर एकत्र हो रहा था तो वह इसी संदर्भ में था कि वह एक इलीगल या अवैध सभा थी जिस पर पुलिस ने कार्रवाई किया या वह मामला कोर्ट तक भी गया था, जो कुछ भी हो। तो यह सब चीजें जो होती हैं इनका ग्राउंड यही होता है। इसके अतिरिक्त लोक व्यवस्था का प्रश्न भी अभी हाल ही में आपने देखा किसान आंदोलन हुआ था। किसान आंदोलन में एक ट्रैक्टर जुलूस निकाला गया था जो कि लाल किले तक गया और वहां पर उन्होंने एक विशेष धर्म का झंडा रोहण भी किया। तो इसके माध्यम से उन्होंने कहीं ना कहीं व्यवस्था को चैलेंज दिया, व्यवस्था को चैलेंज किया उन्होंने कि यह भारत की एकता और अखंडता के लिए यह मामला जब कोर्ट में गया था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस पर काफी टिप्पणियां की थी। उन्होंने कहा कि ये तो आपने विदेशों में भारत का सर आपने नीचा कर दिया, आपने इस तरीके से व्यवहार किया कि पूरा विश्व इस देश वहां से कि कैसा देश है कि जहां। तो यह जो आंदोलन था किसान आंदोलन, नो डाउट कोई ऐसा आंदोलन नहीं था, शुरुआती दौर में बहुत ही भाई आप कृषि बिल का प्रयोग विरोध कर रहे हैं, वो कोई गलत काम नहीं है, आपने अच्छा काम किया और एक शांतिपूर्ण तरीके से वो चल रहा था, ये भी चीजें अच्छी थी। लेकिन जब उसमें हिंसा का तत्व आ गया, जब वह किसान आंदोलित हो गए, जब पुलिस के साथ मुठभेड़ होने लगी और वह फिर लाल किले पर जाकर वह चैलेंज करते हैं, तो उस स्थिति में पुलिस को यह राइट मिला कि उन्होंने किसानों को छीन भिन करने के लिए, ताकि उनका आंदोलन अलग हो जाए और उसको करने के लिए उन्होंने लाठीचार्ज किया और तमाम तरह की बातें। आज भी वह आंदोलन दिल्ली बॉर्डर है, गाजीपुर बॉर्डर अभी वहां पर जारी है, लेकिन ठीक है, शांतिपूर्ण है तब तक तो ठीक है। लेकिन यह कि अगर हिंसा होती है तो वहां पर पुलिस को राइट मिल जाएगा फिर से। तो यह आपका जो भी संवैधानिक अधिकार है उसके संदर्भ में आप लोगों को बातें की है। दोस्तों, इसके साथ साथ कभी कभी स्थिति ऐसी होती है कि एक केस आया था जिसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी वर्सेस भरत कुमार का, यह एक संविधान का केस है जिसमें केरल उच्च न्यायालय के एक फैसले पर, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर हमारा जो आंदोलन है, भाई आप धरना प्रदर्शन करो, लेकिन उसमें पहले आपसे कहा गया था कि शांतिपूर्ण होना चाहिए, उसमें हिंसा का तत्व नहीं होना चाहिए। भाई आपको अधिकार तो मिला है, आपका मूल अधिकार है, नो डाउट मूल अधिकार है, आप उसका प्रयोग करो, लेकिन आप उस अधिकार का इस प्रकार प्रयोग मत करो कि किसी अन्य नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन हो। तो इस केस में
भरत कुमार वर्सेस या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी वर्सेस भरत कुमार का जो केस है वह चूंकि बाद में सुप्रीम कोर्ट में आया था, तो सुप्रीम कोर्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्पष्ट रूप से कहा कि केरल उच्च न्यायालय का यह फैसला कि बंद का आयोजन, बंद में क्या होता है कि आप दूसरे की दुकानों को, आप दूसरे के व्यवसाय को या सामान्य नागरिक आप जनजीवन को प्रभावित करते हो, यानी कि उनका जो मूल अधिकार है उसको आप अपने अधिकार को लागू करवाने के चक्कर में उन अधिकारियों का आप उल्लंघन करना चाहते हो। तो केरल उच्च न्यायालय ने इसी बात को कहा कि आपका जो यह बंद और हड़ताल करने का जो आयोजन है इसमें हिंसा का तत्व होता है, लिहाजा बंद का आयोजन जो राजनीतिक पार्टियां करवाती हैं वह क्या होता है, वह अवैध होता है, वह कोई आपका संवैधानिक राइट नहीं है, क्योंकि उसमें हिंसा का तत्व आ जाता है, क्योंकि उसमें अधिकारों का उल्लंघन करना शामिल हो जाता है, तो लिहाजा यह आपका राइट जो है वह असंवैधानिक राइट है। चलिए कुछ और अधिनियम है, जैसे कि आईपीसी है, पुलिस अधिनियम 1861 है, सीआरपीसी, उसके कुछ सेक्शन को देखते हैं, क्योंकि मेन थीम तो मेरा यही है, लेकिन आपका जो यह आयोजन होता है यह क्या आप अपने आप जाते हो सड़क पर या एक बहुत बड़ी भीड़ आप जमाव कर लेते हो, तो क्या इसे रेगुलेट कौन करेगा, इसके लिए प्रशासन की जिम्मेदारी क्या है। तो दोस्तों एक पुलिस अधिनियम 1861 का एक्ट है, तो उसका जो सेक्शन 30 है, 30 और 38 यह दो इंपॉर्टेंट है। तो 30 को हम देखते हैं। तो इसमें क्या है कि अगर कोई लोक जमाव है, पब्लिक पब्लिक प्लेस है या फिर लोक मार्ग है जहां पर आप कोई धरना प्रदर्शन या जुलूस आप लेकर जाते हैं, तो उसका रेगुलेशन कौन करेगा। तो इसका जो इस 30 का जो पहला पार्ट है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि एसपी महोदय या एएसपी महोदय यह इन चीजों को देखेंगे कि आपका जुलूस और धरना प्रदर्शन क्या लोक मार्ग पर हो रहा है या कहाँ हो रहा है, इसे वह रेगुलेट करेंगे। तो यह चीजें आपको दिया गया है। इसके अलावा किन मार्गों से या किन किन आम रास्तों का आप उपयोग करेंगे और कैसे कैसे करेंगे, इसे भी पुलिस रेगुलेट करेगी। 30 का जो दूसरा पॉइंट है उसको अगर आप देखें, सब सेक्शन जो दूसरा है उसके माध्यम से यह बताया गया है कि अगर मजिस्ट्रेट को, जिला मजिस्ट्रेट को या फिर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तो उनको अगर इस बात की सूचना मिलती है कि एक ऐसा लोक जमाव होने वाला है या कुछ व्यक्ति ऐसे एकत्रित होने वाले हैं जिससे लोक प्रशांति को खतरा महसूस होगा या लोक प्रशांति का के भंग होने की आशंका है, तो उन जमाव के जो भी नेता हैं या उनमें जो भी व्यक्ति हैं उनको वह अपने पास बुलाएगा और पूछेगा कि क्यों ना आप हमारे पास लाइसेंस के लिए अन्य व्यक्ति, यानी कि आप जो करना चाहते हैं उसके लिए आप हमसे लाइसेंस लें, आप हमसे लाइसेंस प्राप्त करें। ठीक, तो इस लाइसेंस के माध्यम से वह इन धरना प्रदर्शन और जुलूसों को वह रेगुलेट करने की क्षमता मजिस्ट्रेट भी यहाँ पर रखते हैं। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा, यह जो लाइसेंस देंगे वह सिर्फ और सिर्फ मजिस्ट्रेट देंगे। ठीक, इसके अतिरिक्त वह चाहे मजिस्ट्रेट साहब, तो आपका जो भी लाइसेंस दिया गया है उसमें वह क्या करेगा कि कुछ कंडीशन भी लगा सकता है कि आप इतने से ज्यादा लोग एकत्र नहीं होना चाहिए, लोक संपत्ति सुरक्षित होनी चाहिए, या आप लोक मार्ग को बाधित नहीं करेंगे, या आपका जमाव इस मार्ग से ही जाएगा, इसके अतिरिक्त आप अन्य मार्ग का प्रयोग नहीं। तो इसके माध्यम से पुलिस जमाव को रेगुलेट करती है। इसके अतिरिक्त इसका जो चौथा पॉइंट है वह मार्ग, जैसे कि अभी सावन का महीना चलेगा और बोल बम, हमारे जो बम लोग हैं वह बोल बम करते हुए राजमार्गों पर चलते हुए पैदल जाते हैं हमारे महादेव के यहाँ। चलो ठीक है, वहां तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ भी आप अधिकतर देखे होंगे कि जब यह सावन का महीना स्टार्ट होता है तो उस समय राज्य सरकार भी इस बात को करती है कि एक तरफ कांवरिया जाएंगे और उस मार्ग से कोई भी वाहन
नहीं जाएगा। मतलब ये है कि मार्गों को रेगुलेट करने का आप संगीत के माध्यम का प्रयोग नहीं करेंगे ताकि आप किसी को नुकसान न पहुंचाए। ठीक, क्योंकि आप अधिकतर आप देखे होंगे कि संगीत के माध्यम से भी लोग पब्लिक न्यूसेंस करते हैं और इससे भी काफी लोक व्यवस्था का प्रश्न हो जाता है। यह जो परमिशन है दोस्तों, इस संदर्भ में एक बहुत ही अ, एक अच्छा किस्सा था रामलीला मैदान का, जिसमें स्वामी रामदेव जी महाराज ने एक योग शिविर का अ, आयोजन किया था, जिसमें तमाम वृद्ध महिलाएं, बच्चे सभी लोग थे। वह कोई ऐसा आयोजन नहीं था जिसमें कोई हिंसा का तत्व हो, और वह जो आयोजन है वह परमिशन लेकर, वह लाइसेंस लेकर किया गया था। वह लाइसेंस था प्रशासन ने बाकायदे उसकी अनुमति दी थी, और जो भी कंडीशन लगाया गया वह कंडीशन थी। लेकिन रातों रात प्रशासन ने किया क्या कि यह जो अनुज्ञप्ति थी, यह जो लाइसेंस था, वह उस लाइसेंस को उन्होंने वापस ले लिया। तो और उसके बाद से सोते हुए लोगों पर उसने लाठीचार्ज कर दिया। इसमें काफी महिलाएं और बच्चों को चोट लगी। हमारे बाबा स्वामी रामदेव को नारी के भेष में भागना भी पड़ा। तो इस मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों की काफी निंदा किया था कि ऐसा कोई आधी रात में आपको कैसी कानून व्यवस्था, कैसी लोक व्यवस्था, कैसी भारत की एकता और अखंडता का प्रश्न आया था कि आपने रातों रात लाइसेंस वापस ले लिया और सोते हुए भीड़ पर आपने लाठीचार्ज कर दिया। तो यह चीजें पुलिस के लिए बहुत ही कलंकित करने वाला प्रश्न हो गया। ये गलत भी था, क्योंकि कोई किसी भी सरकार को इस तरीके से मनमाना पूर्ण व्यवहार करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। तो यह आपको लाइसेंस के संदर्भ में बातें होती है। इसका जो 31 है, इसी अधिनियम का, पुलिस अधिनियम 1861, पुलिस अधिनियम 1861, तो यह जो इसका जो 30A है वह इसी बात को कहता है कि अगर मजिस्ट्रेट ने आपको लाइसेंस दिया है या अनुज्ञप्ति प्रदान किया है, उसमें कुछ कंडीशन अगर उसने लगाया है और उन शर्तों का या उन कंडीशंस का अगर आपने उल्लंघन किया है, तो उस संदर्भ में पुलिस आपका जो जमाव है उसे विधि विरुद्ध घोषित कर देगी, और वह आपसे कहेगी कि जो आपने जमाव इकट्ठा किया है या जो जुलूस आप लेकर चल रहे हो, उस जुलूस को बिखर जाने का आदेश देगा कि अब आपका जुलूस समाप्त माना जाएगा, आप मेरे आदेश का पालन करें। यह एक विधि की आदेशिका होती है। ठीक, तो विधि की आदेशिका के अंतर्गत यह आपको आदेश दिया जाएगा 30A। चलिए, अब दिक्कत यह है कि अगर विधि की आदेशिका का पालन नहीं होता है, विधि की आदेशिका का पालन नहीं होता है, तो आपके जमाव को विधि विरुद्ध इलीगल घोषित कर दिया जाएगा। तो अब विधि विरुद्ध जमाव क्या है, इसके लिए भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 141 इसे डिफाइन करती है, इसे परिभाषित करती है कि विधि विरुद्ध जमाव होता क्या है। देखिए मित्रों, विधि विरुद्ध जमाव के लिए कम से कम जो संख्या होना चाहिए वह 5 लोगों की संख्या होना चाहिए, क्योंकि जनरली 5 से अधिक लोग जब इकट्ठा होने लगते हैं तो एक लोक व्यवस्था का प्रश्न हो जाता है। उसके अंतर्गत एक भय व्याप्त हो जाता है कि कहीं लोक प्रशांति की आशंका न हो। तो इस स्थिति में 141 जो भारतीय दंड संहिता 1860 का है, वह स्पष्ट रूप से कहता है कि विधि विरुद्ध जमाव उसे कहते हैं जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठा होते हैं और वह निम्न कार्य करते हैं। कौन कौन सा कार्य? वह केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या अन्य लोक सेवक को, संसद को, राज्य विधानमंडल को क्या वह आपराधिक बल या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा आतंकित करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हमने जेएनयू का एग्जाम्पल दिया, ठीक, या किसान आंदोलन का एग्जाम्पल दिया, या जो संसद पर हमला होता है वह भी इसका मैटर, क्योंकि आपने संसद भवन को आपने आतंकित करने का प्रयास किया। जो हमला हुआ था
तो उसमें काफ़ी इसकी भर्त्सना भी हुई थी। पूरा विश्व भारत देश के साथ था। इसमें एक डीयू के प्रोफेसर साहब भी इसमें शामिल थे। तो इस प्रकार की जो घटनाएं होने लगती हैं, तो इससे क्या होता है कि आप केंद्रीय सरकार को डायरेक्ट चैलेंज देते हो, राज्य सरकार को देते हो, या संसद विधान मंडल या किसी लोक सेवक को आप आतंकित करना चाहते हो, वह आपराधिक बल के प्रदर्शन या आपराधिक बल के द्वारा आप आतंकित करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक। इसके अतिरिक्त जो इसका दूसरा पॉइंट है, जैसे कि हमने बताया कि अगर पुलिस अधिकारी आपसे कहते हैं कि आपके जमाव को अब बिखर जाना चाहिए, वह एक विधि की आदेशिका मानी जाएगी। आप विधि की आदेशिका का आप पालन नहीं करते हो, तो उस स्थिति में भी आपके जमाव को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया जाएगा। ठीक। क्योंकि मित्रों, सामान्य तौर पर जो भी धरना प्रदर्शन होते हैं वह शुरू में शांतिपूर्ण ही होते हैं, बाद में वह हिंसक रूप में चले जाते हैं। तो उस स्थिति में आपने विधि का, या फिर मान लीजिए आपको लाइसेंस दिया गया, वह भी क्या है, एक विधि की आदेशिका है कि आप यह इन शर्तों का आप पालन करेंगे। तो उन शर्तों का अगर आप उल्लंघन करते हैं, तो आप करते क्या है कि आप किसी वैध आदेशिका का आप पालन नहीं करना चाहते हैं, या आप उसका विरोध करना चाहते हैं। ठीक। इसके अतिरिक्त आप अधिकतर देखे होंगे कि जब धरना प्रदर्शन होते हैं, तो व्यापक रूप से मकानों के अंदर या जो सार्वजनिक संपत्ति है उसकी क्षति होती है, ऑफिस में घुसकर तोड़फोड़ किया जाता है। तो यह रिष्टि एक ऐसा अपराध है जिसमें संपत्ति की व्यापक रूप से नाश किया जाता है, संपत्ति की क्षति की जाती है। तो अगर इस प्रकार का रिष्टि होता है या आपराधिक अत्याचार होता है, आप किसी के मकान में जाते हो, किसी के दुकानों में आप प्रवेश कर जाते हो, वो और सार्वजनिक तोड़फोड़ करते हो, व्यापक रूप से संपत्तियों का नुकसान होता है, तो उस स्थिति में आपका जो जमाव है, आपका जो प्रदर्शन है, वह विधि विरुद्ध जमाव घोषित हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आप, जैसे कि मान लीजिए हम जा रहे हैं, ठीक, या हमको एक विशेष मार्ग से जाने का राइट है, लोक मार्ग का प्रयोग करने का राइट है, और आप रास्ते में बैठ जाते हैं। किसान आंदोलन हुआ, वो लोग क्या कर रहे हैं, आज भी दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए, लोक मार्ग है, हमको उस मार्ग से जाने का राइट है, लेकिन आपने उस संपत्ति को, या जो मेरा राइट है जाने का, उस राइट का आपने उल्लंघन किया है। आप मेरे उपभोग के राइट को आपने वायलेट किया है, उस पर आपने कब्जा रखा है, और मुझे आप जाने नहीं दे रहे हो। तो उस स्थिति में आपका जो जमाव है, अगर आप लोक मार्ग पर अगर आप बैठते हो, राजमार्ग पर बैठ जाते हो, जो मेरा राइट है, तो अगर मेरे राइट का उल्लंघन होता है, तो आपके जमाव को इलीगल घोषित कर दिया जाएगा। इसी प्रकार अगर आप आपराधिक बल या आपराधिक बल के प्रयोग द्वारा, जैसे कि आप देखे होंगे कि अधिकतर जो भीड़ है वह ऑफिसों में घुस जाती है, और बिजली की कटौती हो जाती है, या तमाम तरह की बातें होती है। हड़ताल और हिंसा में क्या होता है, हड़ताल और बंद में जो हिंसा का तत्व होता है, उसके तहत सरकारी अधिकारियों से, जिसका वह वैध रूप से जो कार्य वह करना चाहते हैं, उस कार्य को करने से आप उन्हें रोकते हैं, तो यह भी आपका इलीगल है। तो दोस्तों, यह जो जमाव है, तो इससे आप स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे कि यह जो जमाव है शांतिपूर्ण, वह उसमें जो ही हिंसा का तत्व आता है, क्यों ही यह विधि विरुद्ध जमाव में परिवर्तित हो जाता है। चलिए, इसके अतिरिक्त हम सीआरपीसी की एक दो धाराएं देख लेते हैं। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछता है कि सर, पुलिस को यह अधिकार कहाँ पर मिलता है, वह, जैसे कि हमने कहा कि वह शर्तों का अगर आप पालन नहीं करते हैं, तो आपके वह जमाव को बिखर जाने का आदेश देगा। तो यह जो पुलिस को राइट है, वह कहाँ पर मिला है, तो यह हमें मिला है सीआरपीसी, ठीक, दंड प्रक्रिया संहिता एक्ट नंबर है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973। तो 1973 का जो एक्ट है, उसके तहत यह पुलिस को राइट मिला है। इसका 129 अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने का जो भी इंचार्ज है, वह अगर उसे यह महसूस होता है क्या
कि 5 या 5 से ऐसा व्यक्ति ऐसे व्यक्ति हैं जो कि लोक जमाव कर रहे हैं और उससे लोक प्रशांति की भंग होने की संभावना है, तो उस स्थिति में वह आपको कहेंगे कि ऐसा है कि आप तितर-बितर हो जाइए। अगर वह तितर-बितर नहीं होते हैं तो वह क्या होगा? उस पर सिविल बल का प्रयोग कर दिया जाएगा। वहां पर पुलिस आपको अगर अगर आप विधि की आदेशिका को पुलिस जो आदेश देती है, उस आदेश का अगर आप पालन नहीं करते हैं, तो वह बल के प्रयोग द्वारा आपके जमाव को या आपके प्रदर्शन को वह रोक सकती है। उसे वह बिखरने का आदेश देती है और या हिंसा द्वारा बिखेर देगी। ठीक, तो यह आपको 129 सीआरपीसी के तहत यह पुलिस को राइट मिला हुआ है। ठीक, इसके अतिरिक्त आपने सुना होगा कि धारा 144 लागू हो गई है, यह भी सीआरपीसी के तहत ही है। इसमें क्या है कि अगर उन मामलों में कोई ऐसा मामला है जो कि अर्जेंट है, जैसे कि अचानक किसी पार्टी ने या किसी गुट ने यह कहा कि आज शहर को बंद कर दिया जाएगा, या मजिस्ट्रेट को इस बात की सूचना मिलती है कि खतरा इतना गंभीर है कि एक लोक प्रशांति को खतरा हो सकता है, तो उस स्थिति में वह धारा 144 को लागू कर देगी, क्योंकि इसके माध्यम से वह लोक संपत्ति या जो भी हिंसा होने वाली है वह उसको रोक सकती है। इसके अतिरिक्त मित्रों एक धारा और है जिसके माध्यम से पुलिस अधिकारी जो है वह, एक मिनट उस धारा को हम लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। यह आपका सीआरपीसी का ही धारा था, तो धारा 107। ठीक, यह आपका धारा सीआरपीसी है, सीआरपीसी का यह धारा था। तो इसमें क्या है कि इसमें पुलिस अधिकारी इसमें पुलिस अधिकारी नहीं होगा, कार्यपालक मजिस्ट्रेट होगा, जो भी मजिस्ट्रेट लोग होते हैं, तो उनको अगर यह सूचना मिलती है कि कोई ऐसा लोक प्रशांति लोक व्यवस्था का मामला होने वाला है या भंग होने की स्थिति है, तो उस स्थिति में उन व्यक्तियों से जो कि जमाव को इकट्ठा करने वाले हैं या जुलूस लेकर चलने वाले हैं, उन व्यक्तियों से वह कह सकता है कि ऐसा है कि आप हमारे पास आएं और इस बात की गारंटी दें, इस बात को जमानत के रूप में मेरे सामने आप दें कि आप ऐसी कोई लोक प्रशांति भंग नहीं करेंगे या ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे लोक प्रशांति भंग हो, लोक व्यवस्था भंग हो, तो उस स्थिति में वह उन व्यक्तियों से जमानत भी ले सकती है। तो यह आज का जो क्लास है इसके माध्यम से आप लोगों को समझाने का मैंने प्रयास किया कि जो हमारा संवैधानिक राइट है वह तभी तक संवैधानिक राइट है, तभी तक हमारा मूल अधिकार है जब तक कि वह शांतिपूर्ण हो, और जो ही उसमें हिंसा का या आपराधिक बल का प्रयोग होता है तो ही वह विधि विरुद्ध हो जाएगा और उसके तहत पुलिस आपके आंदोलन को वह भंग कर सकती है या आपके जुलूस को भंग कर सकती है। तो मित्रों ये रहा आज का आपका क्लास, और आपने हमारी बातों को बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।